Assalamu alaikum. I hope we are live. Yes, I think we're live. Uh, आज हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं क्वारंटीन स्टडी सेशंस और आज बुनियादी तौर पे हम एक बहुत अहम फ़लसफ़ी को पढ़ रहे हैं मिशेल फूको, जो कि 20वीं सदी का, जैसे मैंने कहा, कि एक बहुत ही अहम तरीन मुफक्करों में से एक हैं। और हम थोड़ा सा आज का जो लेक्चर है उसका मैं आप लोग को ज़रा फॉर्मेट बता देता हूँ क्या है। मुझे आज थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे छोटा भी रखें, क्योंकि मैंने आगे किसी फैमिली एंगेजमेंट में जाना है। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा और फिर उसके काम के ऊपर हम बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ऑल ऑफ यू हु आर जॉइनिंग। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोग का एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये पहला हम लेक्चर कर रहे हैं मेरे केस के बाद। और उसमें जब हमें तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, 12 दिन हो गए हैं, उसमें हमें बेल मिली, सस्पेंड किया गया ऑर्डर, जो एक बहुत वाहियात किस्म का ऑर्डर इन्होंने भेजा था डीसी लाहौर ने, जिसमें मुझे सिंबल ऑफ राइटेंस कहा गया था। तो आप सब साथियों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर शोर मचाया, जिसकी वजह से मैं आज आज़ाद हूँ और ये लेक्चर मुमकिन हो रहा है। सो थैंक यू एवरीवन। बाकी जो इशू हैं वो यही है कि हमें ये पढ़ाई वाला जो काम है, रीडिंग वाला, डिस्कशन वाला, इसको जारी रखना चाहिए हर हालत में, क्योंकि मैं यही नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अभी हमें ज़रूरत है नौजवानों को, ख़ास तौर पे, कि अगर उन्होंने कुछ डिफरेंट करना है पिछली जनरेशन से, तो पढ़ाई की तरफ ज़रूर आए। सिर्फ नारे मारने से, सिर्फ तकरीरें करने से चीज़ें चेंज नहीं होती, चीज़ों को समझना भी पड़ता है। और आज हम इसी, क्योंकि फूको को पढ़ रहे हैं, तो ये बात बहुत अहम होगी कि चीज़ों को समझना, गहराई में देखना कितना अहम है, अगर आप हकीकी मानों में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं। So uh, that's pretty much it. Thank you everyone once again for joining. और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर बाकायदा तौर पे। सो आज मैं आप लोग को, आज का जो लेक्चर है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा फूको के बारे में बताऊंगा, उसका जो बैकग्राउंड है, जो पस मंज़र है जिसके अंदर उसने लिखना शुरू किया और बहुत ज़्यादा उसे मकबूलियत मिली। फिर हम उसके कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, जो कि मेन एक कॉन्सेप्ट ही है डिसिप्लिनरी सोसाइटी का, डिसिप्लिनरी सोसाइटी। और इसको हम 4 हिस्सों में तोड़ेंगे। पहले एक उसका कॉन्सेप्ट है डोसिलिटी का, डोसाइल बॉडीज का, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, हम पेनेप्टिकॉन का, उसका एक आइडिया है पेनेप्टिकॉन। ये लफ्ज़ मुश्किल शायद कुछ लोगों को लग रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। उस पर जब हम डिस्कशन करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तीसरा है उसका है कैपिलरी फॉर्म ऑफ पावर। कैपिलरीज जो हमारे वेन्स में होती हैं, उनका, उनके बारे में, कैपिलरी फॉर्म ऑफ पावर। अगेन सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन सुनने में ज़रा मुश्किल लगता है। और फाइनली वो जो चैलेंज देता है टू द आइडिया ऑफ मैन, ह्यूमनिज्म एंड एनलाइटनमेंट। सो हम इन चारों चीज़ों को जोड़ के आज के लेक्चर में लेकर आएंगे। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से, कि इनका बैकग्राउंड क्या था, फूको किस दौर में एक बड़े फलसफी बने। सो 20वीं सदी के अंदर मुख्तसर अगर मैं बात करूं तो एक एक तरह से एक वादा था कि जी बहुत हालात ख़राब हैं। और ख़ास तौर पे जब जब जंग अज़ीम हुई पहली, तो उस वक्त ऐसा लगा कि जी ह्यूमैनिटी जो है वो एंड पे आ गई है। ना सिर्फ जो यूरोप के अंदर जो कुछ हो रहा था जंग अज़ीम के दौरान 1914 में, बल्कि जो पूरा एनलाइटनमेंट की सोच थी, जो 17वीं सदी के आखिर से लेकर 20वीं सदी तक हम कहते हैं इंसान एनलाइटन हो रहा है, इंसान ज़्यादा रैशनल हो रहा है, इंसान जो है चीज़ों को समझने पा रहा है। जंग अज़ीम में ये लगा कि इंसान जो है वो आज भी बर्बरियत में पूरी तरह से घिरा हुआ है। सिर्फ फ़र्क ये है कि आज उसके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके पास जहाज़ हैं, उसके पास टैंक्स हैं। लेकिन जिस तरह से कत्ले आम किया गया आम लोगों का जंग अज़ीम में, उसने
पूरे यूरोप के अंदर और पूरी जो इवन नॉन यूरोप के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा फैला दी कि मसला मॉडर्निटी से है, जो जदीदियत है उसके अंदर शायद बहुत ज़्यादा वायलेंस का, बहुत ज़्यादा लोगों को डोमिनेट करने का एक अंसर मौजूद है। बहर इस पॉइंट पे हम एंड में फिर वापस आएंगे, लेकिन इसके जवाब में बहुत सारे लोगों ने, ख़ास तौर पे इनकलाबियों ने और मार्क्सिस्टों ने कहा कि मसला सिर्फ जदीदियत का नहीं, मसला सरमायादारी निज़ाम का है, और अगर हमने सरमायादारी निज़ाम को उखाड़ फेंका तो फिर एक नया माशरा बनेगा सोशलिज्म की बुनियाद पे, जिसमें हर कोई जो है वो बराबर हो। इसी असना में 1917 में रूस में इनकलाब आता है जंग अजीम के दौरान, और पूरी दुनिया के अंदर जो इनकलाबी होते हैं, बागी होते हैं, जो लोग बेगानगी का शिकार होते हैं, यहाँ तक कि जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स होती हैं हिंदुस्तान की, अफ्रीका की, लातीनी अमेरिका की, वो सारे के सारे कहते हैं कि यार एक नया हमारे पास मॉडल सामने आ गया है, और वो है रशियन रेवोल्यूशन का, और हम ये अब जो जो लेनिन का रास्ता है वो हमारा रास्ता होगा। और ये जो सोच है, ये जो फिक्र है मार्क्सिज्म की, ये बड़ी ज़्यादा मकबूल होती है इस सारे पीरियड में। और अब अगर मैं छलांग मार के आ जाऊं सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर फाशिज्म और सोवियत यूनियन जो सोशलिस्ट होता है उनकी लड़ाई भी होती है, साथ अमेरिका भी होता है, हिटलर हार जाता है, और जो नई दुनिया बनती है 45 में, 1945 में जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम के खात्मे में, उसमें कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है सोवियत यूनियन के दरमियान और अमेरिका के दरमियान। अब 1950-60s एक ऐसा टाइम है जिसमें एक तरफ आपके पास अमेरिका है जो कि फ्रीडम की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, लेकिन हकीकतन वो हर मुल्क को अपने ताबे करना चाह रहा है, मार्केट्स को छीन रहा है। यहाँ तक कि इस जमाने में ना सिर्फ वो अपने मुल्क के अंदर स्याफाम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, बल्कि वियतनाम जैसे मुल्क के अंदर उसने एक तरह से उसको पूरा कब्रिस्तान बना दिया बमबारी कर करके। तो ये जो आइडिया था ऑफ फ्रीडम, इसके ऊपर ही शक होने लग गया कि यार ये अमेरिका जो है जो फ्रीडम की बात कर रहा है ये हकीकी फ्रीडम नहीं है। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और मार्क्सिस्ट ब्लॉक के ऊपर ये सवाल उठने लगे कि आप बात करते हैं आज़ादी की, लेकिन वहाँ पे एक स्टालिन की पूरी एक हुकूमत थी, उसके बाद भी जो गवर्नमेंट बनी उसके अंदर सवाल उठाने की जो इजाज़त थी वो बिल्कुल नहीं थी, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे जिसे कहते हैं अथॉरिटेरियन, रिप्रेसिव और आमराना एक किस्म की हुकूमत कायम हो गई। और जो फ़लसफ़ी हैं वो पूरी दुनिया के अंदर जो फ़िलॉसफ़ी है वो क्राइसिस में आ गई एज़ अ सब्जेक्ट। यार इस तरफ जो है, अगर आप अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, लिबरल डेमोक्रेसी की अमेरिका वाले, तो उसमें आपको वियतनाम नज़र आ रहा है जिसको कब्रिस्तान बनाया है अमेरिका ने। अगर आप सोशलिज्म की बात करते हो तो आपको नज़र आता है सोवियत यूनियन जिसके अंदर कोई आज़ादी नहीं है, ना कोई शख्सी आज़ादी है, ना कोई कोई कल्चरल आज़ादी है। और तीसरी अगर आप ये बात करते हो कि यार हम माजी की तरफ चले जाते हैं वापस अपने, तो उसमें आपको नजर आ जाते हैं फैशिज्म, क्योंकि हिटलर ने भी यही कहा था कि हम अपनी कौम को, अपने कल्चर को एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ देंगे। लेकिन वो भी चीज़ जो है वो भी आपको आज़ादी की तरफ नहीं लेके जाती, वो भी आपको बर्बरियत की तरफ ले जाती है, क्योंकि फिर आप कहते हो यार कि अगर हमारी कोई प्योर आइडेंटिटी है तो फिर जो जो शख्स उस शनाख्त पे पूरा नहीं उतरता उसे हम निकाल देंगे। और ये आपने देखा दूसरी जंग अजीम में बहुत बड़ा जुल्म हुआ बहुत सारे यहूदियों के साथ भी, मगर जो भी शख्स जो हिटलर को लगता था कि वो जर्मन कौम में नहीं फिट होता उसको निकाल दिया जाता। इन अदर वर्ड्स, political thought, philosophical thought, human thought faced a real crisis in the decades after the Second World War. This was a very real crisis. और एक तरह से उसको बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी ऑलरेडी बातें होना शुरू हो गई जी, सारा जो हमारे बयानिया था जदीदियत का वो बहरान में जा चुका है, सोच बहरान में जा चुकी है। Maybe it's not even possible anymore to think if thinking means to find a way out.
تو یہ چیز بہت مشکل ہو. ایسا تھا جیسے جب جب لگتا ہے انسان کو کہ وہ باہر نکل رہا ہے وہ اصل میں ایک سرکل کے اندر پھنسا ہوا ہے. سو ون فولز ون سیلف of being part of a rupture when one is actually part of a repetition. جیسے بہت سارے ساتھیوں کو ہمارے کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تبدیلی لا رہی ہے اور یہ جو معاملہ ہے کہ ایکچولی تبدیلی جو ہے وہ ماضی کو ہی دہرا رہی ہے. جس طرح مینوفیکچر ہو رہی ہیں چیزیں اور جس طرح یہ کرپشن کے پچھلے 70 سالوں سے سلیکٹ کر رہے ہیں اور گورنمنٹس اٹھا رہے ہیں پھینک رہے ہیں. It is what is called repetition cloaked as rupture. کہ آپ اصل میں دائرے کے اندر پھنسے ہوئے لیکن آپ کو بار بار لگ رہا ہے کہ آپ انقلاب لا رہے ہو. And this is the human condition for the last 40-50 years. Any attempt to break from the system eventually brings us back within the folds of the system. In fact, an even worse kind of a system. اور یہاں پہ ایک نیا فلسفر آتا ہے 1960s کے اندر اور یہ جن کا نام مشیل فوکو ہے جن کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ مسئلہ اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کس قسم کا سسٹم بنانا ہے یا سوشلزم بہتر ہے یا سرمایہ داری بہتر ہے یا فاشزم بہتر ہے. پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جس زاویے کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں, ہم جس زاویے کے ذریعے اسٹڈی کر رہے ہیں, کیا وہ زاویہ درست ہے کہ نہیں. In other words, are we asking the right questions or not? So, یہ ایک بڑے تھنکر کی ہمیشہ ایک خوبی ہوتی ہے اور یہ آپ لوگ بھی سب ذہن میں رکھیں کہ بڑا تھنکر فوراً آنسر کی طرف نہیں جاتا, یار یہ مسئلہ ہے اس کا آنسر کیا ہے. یہ کام ہوتے ہیں جرنلسٹ کے, پولیٹیشنز کے, ایون سائنٹسٹ کے. all of which is really really important. لیکن فلسفر کا جو ٹاسک ہے وہ اس سے ہٹ کر بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ کیا جو ہم سوال پوچھ رہے ہیں وہ سوال ٹھیک ہے کہ نہیں. So Foucault becomes a very important player in the France of 1960s. یہ فرینچ تھنکر ہیں. 1960s کے فرانس میں یہ سوال کرتا ہے کہ کیا ہمارا سوال ٹھیک ہے کہ نہیں. اور یہ اس کو بہت زبردست ٹریننگ ملتی ہے کیونکہ یہ التھوسر جس کو ہم نے پڑھا تھا وہ ان کے استاد تھے. پھر اس زمانے میں فرانس کے اندر لیوی اسٹراس, ژاک لاکان, کرسٹیوا, ڈیریڈا, بہت سارے بڑے بڑے فلسفی موجود تھے. پیرس کے اندر قریبی رہتے تھے, آپس میں ان کی بڑی لڑائیاں بھی تھیں, بحثیں بھی تھیں. اور اس سب کے اندر Foucault emerges as I mean he's younger than most of them but he emerges as the most popular figure. اب ہم آتے ہیں, ان کا بہت کام ہے تو ان کے جس کام کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, it is one of the most influential books in social sciences and it's called Discipline and Punish. اور یہ جب کتاب آئی تھی 1970s میں تو اس نے تہلکہ مچا دیا تھا کیونکہ اس نے نہ صرف تنقید رکھی سرمایہ داری نظام پہ اور فیشزم پہ بلکہ اس نے جو روایتی مارکسزم ہے اس کے بحران کو بھی عیاں کر دیا کہ جو آپ فارمولاز لے کے چل رہے ہیں کہ بس ایک طبقہ ہے, طبقے کی پارٹی ہے, پھر وہ ریاست پہ قبضہ کر لے گی پارٹی اور پھر ہم ہر چیز کو نیشنلائز کر دیں گے, اس سے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کو اس سے گہرائی میں سوچنا پڑے گا. In that sense, he produced a crisis within Marxism itself. So, we'll see کہ اس نے کیسے کیا, یعنی اس کے مین آرگومنٹس کیا تھے. پہلے وہ کہتا ہے کہ ہمیں جانا پڑے گا, اگر ہم نے اپنے حال کو سمجھنا ہے تو پھر ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا اور ماضی میں جا کے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کن ویلیوز, کن قدروں کو لے کر ہمارا حال تشکیل پایا گیا. He called it historical present, کہ اپنے حال کو تاریخی تناظر میں دیکھنا اور نہ صرف دیکھنا, یہ صرف نہ دیکھنا کہ کیا ہوا, بڑی وکٹریز کیا ہوئیں, گورنمنٹ کون سی تھی, کیا پالیسی, بلکہ یہ دیکھنا کہ کس طرح گورننس کس طرح ہوئی تھی لوکل لیول پہ, بڑے لیول پہ,
क्या सोच के पॉलिसी बनाई जा रही थी। इसलिए अक्सर कहता था कि जजमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती कोर्ट केस में, ज्यादा होती है जो उसके अंदर पूरी बहस होती है और जो सारी तफसील होती है, उससे आपको पता चलता है कि असल सोच क्या है, कदरें क्या है किसी माशरे की। तो ये आर्काइव्स में चला गया और इसने बहुत सारे, इसने स्कूल्स को पढ़ना शुरू कर दिया जो कोई नहीं पढ़ता था। स्कूल्स, क्योंकि देखें स्कूल्स अब तो हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अभी भी पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग के नहीं, बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूलों में, लेकिन अमूमी तौर पे हमारी जिंदगियों का हिस्सा रहा है स्कूल, फिर जेलें, फिर मिलिट्री बैरक्स, फिर अस्पताल। ये सब चीजें 18वीं सदी के आखिर में बड़ी नई नई थी। अब तो हमें लगता है कि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, उस वक्त तो ये नहीं थे इस तरह की चीजें। मैस स्कूलिंग, मैस हेल्थ सिस्टम, मैस प्रिजन्स। तो इसने कहा क्या, इसके ऊपर किसी ने कभी क्यों नहीं सोचा कि हर गली में आज स्कूल है, और आज से 200 साल पहले किसी को पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है। या ये जो जेलों का सिस्टम है, ये जेल तो हुआ नहीं करते थे पहले तो, बंदे को मार दिया करते थे अगर किसी ने कोई सजा की। ये जो पूरा बड़े बड़े हजारों लोगों के जेल आपने बनाए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में जेल है, ये तो बड़ी एक जदीद दौर की चीज है। तो कह रहे इन चीजों को पढ़ के हम हकीकतन समझ सकते हैं कि जदीदियत क्या है, सरमायादारी क्या है, आज का सिस्टम क्या है। और यहाँ पे वो जो बुक बुक लिखता है, वो उसकी बुनियाद बनाता है आ, इसको, जेल्स को, प्रिजन सिस्टम। और प्रिजन सिस्टम से वो चीज़ों को, सारी चीज़ को समझने की कोशिश करता है। और पहली उसका जो आर्ग्यूमेंट आता है वो है कि ये जो जेल्स बन रहे थे, इसमें सिर्फ ये नहीं था कि लोगों को कैद करना है, बल्कि एक पूरा आर्ग्यूमेंट था उस जमाने के अंदर कि लोगों को अगर आप, इसके बजाय कि आप लोगों को अ, डालें, मतलब मार दें या उन पे टॉर्चर करें, आप लोगों को तैयार करें एक बेहतर शहरी बनने की। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्यों लोग चाहते थे कि एक शख्स को बेहतर किया जाए जेल के अंदर, यानी उसको रिफॉर्म किया जाए। यहाँ पे वो कहता है कि यार एक बहुत बड़ी तब्दीली 18वीं सदी में ये आ रही थी कि फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा था और फैक्ट्री सिस्टम आ रहा था। इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर आपको फैक्ट्री के अंदर एकदम से 20 2 2 हजार 5 5 हजार वर्करों से काम करवाना है, और वो थक रहे हैं, वो नाराज हो रहे हैं, वो आपके गुलाम भी नहीं है तो वो छोड़ भी सकते हैं। आपने किसी तरह उन्हें बावर कराना है कि आपने इसी छोटी सी जगह पे फैक्ट्री के अंदर रहते हुए हर जो ऑर्डर है मालिक का वो मानना है, हर जो कमांड है मैनेजर का वो मानना है। यू हैव टू क्रिएट डिसिप्लिन्ड सब्जेक्ट। पहले ये जरूरी नहीं है, 17वीं सदी में आप किसी ने कुछ गलत किया आप उसे लटका दो। अब आपको हर बंदे को आपने पावर का ओबीडियंट बनाना है, ओबीडियंस सिखाना है। और यहाँ पे ये बात होना शुरू हुई 18वीं सदी में कि यार अगर आप करेंगे, लोगों को लेकर जाते हैं जेल के अंदर, जेल एक ऐसी जगह बन सकती है जहां पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लोगों। वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम लोगों को स्टडी करें कि किन तरीकों के जरिए उनको ज्यादा ओबीडियंट बनाया जा सकता है। So the number one point that he says is that they wanted to create a disciplinary society and they wanted to create docile bodies. डोसाइल बॉडी वो है जो कि यानी हमारा जिस्म, एक ऐसा जिस्म जो कि ऑर्डर को मानता हो, जो झुका हुआ हो, जो कि सिस्टम के आगे घुटने टेक दे। तो वो कहता है कि पूरा जो आपने जेल बनाने का मकसद था, वो ये था कि सैकड़ों लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाए कि इनको कंट्रोल बेहतर कैसे किया जा सकता है। और इसके अंदर सिर्फ जेल वार्डन्स नहीं थे, इसके अंदर सोशल साइंटिस्ट मौजूद थे। 18वीं 19वीं सदी में सोशल साइंटिस्ट आके पढ़ते थे कि जी लोग, बत्ती आपने इधर जला दी तो लोग क्या क्या कर रहे हैं, खाना कैसा दे रहे हैं तो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं,
آپ نے اس کا آرکیٹیکچر کیسے بنانا ہے، کس آرکیٹیکچر کو دیکھ کے لوگ زیادہ بغاوت کی طرف جاتے ہیں، کس آرکیٹیکچر کو دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، یعنی اسپیس اور ٹائم کو مینج کرنا ہے لوگوں کی۔ اور انٹرسٹنگ ہوا کہ جو آپ کو شاید یہ بھی علم ہو کہ یہ جو 24 گھنٹے کی گھڑی ہے یہ تو نئی بات ہے، یہ آج سے اگین 200 250 سال پہلے کامن نہیں تھی، آج ہر کوئی ایک ہی ٹائم پہ ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ، اگر ہم کبھی مارکس کو جب ڈسکس کریں گے تو زیادہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب جو لیبر ہو رہا ہے، جو محنت ہو رہی ہے، اس کو میجر کیا جا رہا ہے ٹائم سے۔ یعنی میں اور آپ اگر کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں اور کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو ہمارا جو فیکٹری مالک کا کمپٹیشن ہے کہ کتنے تھوڑے ٹائم میں کتنا کام نکلوا سکتے ہیں، سو اس کے حساب سے آپ نے ہر بندے کو ایک خاص ایبسٹریکٹ ٹائم کے مطابق کام کروانا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہر انسان کو ایک ایبسٹریکٹ روٹین کے اندر بھی ڈالنا ہے، ایک روٹین بنانی ہے ہر انسان کی۔ اور یہ روٹین سب سے پہلے کہاں بنی؟ جیل کے اندر۔ صبح 6 بجے بیل بجے گی، بیل پہ لوگوں نے اٹھنا ہے، اس کے بعد لوگوں نے آنا ہے کورٹ یارڈ میں، وہاں پہ پریئر ہوگی، پریئر کے بعد پھر وہ ناشتہ کریں گے، ناشتے کے بعد وہ کام شروع کریں گے، کام کو سپروائز لوگ کر رہے ہوں گے، 12 بجے گے وہ بریک لیں گے، 12 بجے بریک لنچ کی ہوگی، 1 بجے پھر سے کام کریں گے، 6 بجے تک کام کریں گے، 6 سے 7 کے درمیان ان کا سوشل ٹائم ہوگا، 7:30 بجے ڈنر ہوگا، 8 بجے بیل بجے گی، انہوں نے واپس اپنے جیل میں چلے جانا ہے۔ This kind of a routine in which so many people were placed became a model on how to run society. اور فوکو اس کتاب میں بہت زبردست طریقے سے بتاتا ہے کہ کس طرح سے یہ جو آئیڈیا صرف جیلوں میں پہلے بن رہے تھے کہ لوگوں کو کیسے ڈسپلن کرنا ہے، یہی ٹیکنیکس پھر اسکولوں میں آئی، ملٹری بیرکس میں آئی، اور یہاں تک کہ ہسپتالوں میں بھی آئی۔ اور پھر آج کے زمانے میں بہت سارے اربن تھیورسٹ کہتے ہیں کہ پورے شہروں کے اندر جو اربن پلاننگ ہے وہ بھی اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ So what it meant is کہ آپ نے انسان کو ایسے ٹرین کرنا ہے کہ وہ سائنس کو سمجھ جائے، بیل بجتی ہے اسے پتا ہے اس نے اٹھنا ہے، تاکہ وہ پاور کو اپنے اندر انٹرنلائز کر لے، وہ اس کے درمیان اور پاور کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے۔ So this is the میں نالج آف پاور کے اوپر آؤں گا، I know عاتقہ نے بھی سوال کیا تھا تو I'll come back to that. So first is you need docile bodies جن کو کنٹرول کریں۔ سیکنڈ اس کا ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے، تو میں نے کہا تھا 4 ہم کریں گے، سو ابھی ہم سیکنڈ پہ ہیں، پینیپٹیکون۔ پینیپٹیکون کا ایک آئیڈیا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹاور ہوتا ہے کسی جگہ پہ جہاں سے ہر شخص آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن کوئی شخص آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ It is, he says, in jails, what they did in the 18th 19th century is create a panopticon جس کے ذریعے لوگوں کو آپ سرویلنس کر سکتے ہو، لوگ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اگین لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر وقت انہیں دیکھا جا رہا ہے، ہر وقت جو اسٹیٹ ہے وہ صرف پولیس نہیں ہے جو ادھر کھڑی ہوئی ہے، ہر جو آپ کی زندگی کا پہلو ہے وہاں کوئی نہ کوئی پاور موجود ہے جو آپ کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہے، which means people start disciplining themselves کہ یار میں اکیلا بھی اگر بیٹھا ہوں نا تو مجھے لگ رہا ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو مجھے اب صحیح طرح ایکٹ کرنا ہے، مجھے کوئی غلط بات نہیں کرنا، اور اکثر اوقات کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ سو ان دیٹ سینس جو سبجیکشن ہے، جو ڈومینیشن ہے، وہ سیلف سبجیکشن سیلف ڈومینیشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں خود اپنے اوپر پہرا لگا کے بیٹھا ہوں کیونکہ مجھے میرے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ ہر جگہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، there's surveillance everywhere and again these techniques were mastered in jails، لیکن بعد میں یہ ہر جگہ پہ استعمال ہوئے، ماڈرن آرمیز کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، اسکولز کے اندر، اربن پلاننگ کے اندر، اور بھی یونیورسٹیز کے اندر۔ So this became more of a surveillance society in which you self-regulated yourself،
यानी पावर आपके जरिए हो रही है, which then takes us to the third point, which is that Foucault says, and this is a very important point, I think it's a very important point, where he says कि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर है वो ऐसे नहीं है कि बस एक बादशाह ऊपर बैठा है और वो आपसे नाराज है तो आप मुश्किल में हो, ऑल्दो आजकल पाकिस्तान में एक बादशाह है जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन ये जरूर है कि सिर्फ बादशाह की मर्जी से नहीं चीजें चलती, क्योंकि पावर जो है वो इतनी डिस्पर्स हो गई है, इतना ज्यादा माशरे के अंदर हर इदारा जो है वो पनिश भी कर रहा है, रिवॉर्ड भी कर रहा है, वो लोगों को मेजर कर रहा है, वो वो लोगों को रैंकिंग्स दे रहा है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो बात करता है स्कूल के हवाले से कि स्कूल के अंदर जो एग्जाम का कॉन्सेप्ट आता है, इससे पहले अगर आप देखें तो जो उस्ताद का और शागिर्द का रिश्ता था, आप लगा लें इवन हमारे मुसलमानों में या किसी इवन इवन क्रिश्चियंस में, वो ये था कि हर उस्ताद का हर स्टूडेंट से एक बड़ा तफसीली एक रिश्ता होता है और वो उसके मुताबिक उसकी मदद करता है और उसके अंदर एक पूरा एक सिस्टम था ऑफ लर्निंग। उसमें ये नहीं था कि आप जो है 1 लाख बच्चा एग्जाम दे, आजकल जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स का मसला चल रहा है जी, 1.5 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया, उसमें से हम 3,500 को रखेंगे, एडमिशन देंगे और अब एक ही स्टैंडर्ड के मुताबिक सबको चेक करेंगे। ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है ये ऑलरेडी इन अ वे लोगों के अंदर हायरार्की प्रोड्यूस करती है, यानी लोग की एक तरफ आप कह रहे हो इंडिविजुअल्स का सिस्टम है ये, लेकिन असल में इंडिविजुअलिटी हो प्रोड्यूस हो रही है बेस्ड ऑन अ नॉर्म, एक नॉर्म बन रहा है एब्स्ट्रैक्ट कि इस तरह आपने एग्जाम देना है, जो उसमें तेज होगा वो आगे निकल जाएगा, जो हो सकता है जीनियस हो लेकिन एग्जाम में अच्छा ना हो, या उसको कोई खास तरह से एक जो क्लासरूम का एटमोसफेयर है वो पसंद ना आता हो, या वो कंपटीशन में इतना ना जाता हो कि एक दूसरे से फजूल का कंपटीशन करना, जैसे वो रंचित था या कौन था थ्री इडियट्स वाला, तो उसका मुकाबला अगर आप आमिर खान से करें उस मूवी में, तो आमिर खान वाज क्रिएटिव एंड दिस गाय वो रटू तोता था, लेकिन सिस्टम आपको इंसेंटिवाइज करता है कि आप रटू तोता बनो, आप थिंकिंग को लिमिट करो टू दैट एब्स्ट्रैक्ट नॉर्म, आपसे जिस चीज की जरूरत है एग्जाम का आंसर करने की बस उस तक अपने आप को महदूद करो, उससे ज्यादा ना सोचो ना देखो ना पढ़ो। And what that does is it creates a norm, जिसके ये भी क्या कहते हैं normalize करता है बिहेवियर कि ये ठीक है बिहेवियर और ये बिहेवियर जो है ये डिविएंट है, और हायरार्कीज बनाता है। हर वक्त हमारी जिंदगी में हायरार्की बन रही है, किससे एग्जाम आपका बेहतर हुआ, किसको बेहतर नौकरी मिली, किसको प्रमोशन मिली, कौन बाहर गया कौन नहीं गया, constantly we are in competition with each other, the system ranks people all the time people are being ranked with each other, and that's the nature of the system। इसी में मैं एक और बात इंपॉर्टेंट कर दूं, तो जब ये कहता है कि पावर जो है वो कैपिलरी फॉर्म ऑफ पावर बन गई है, यानी डिस्पर्स हो गई है पावर, अब कोई एक बादशाह नहीं है सेंटर में, अब हर जगह पे आपको रैंकिंग्स मिलेंगी और पावर इज प्लेइंग आउट एवरीवेयर। उसका मतलब ये है कि ये कहना नाकाफी है कि हम रियासत के ऊपर कब्जा कर लेंगे, वर्कर्स रियासत बना लेंगे और उसके बाद हर चीज ठीक हो जाएगी। ये क्यों नाकाफी है? क्योंकि सिर्फ कोई एक अदारा या 2 अदारे या 3 अदारे सब कुछ नहीं चला रहे, आप उन अदारों को हरा भी दोगे, जैसे उधर जार को हरा दिया रशिया के अंदर, उसके बाद भी नए वही, यानी एक इनकलाबी गवर्नमेंट भी नए अदारे बना सकती है जो कि बहुत ज्यादा रिप्रेसिव हो, जो लोगों के ऊपर एक आमराना हुकूमत कायम कर दें या जबर करें, क्योंकि जो पावर है वो सिर्फ टॉप पे नहीं है। इट्स नॉट कि आपने बस महल पे कब्जा कर लिया जार के तो मामला खत्म हो गया, आपने देखना कि हर इदारा जो बना हुआ है उसके अंदर एक पावर का मैकेनिज्म है जिसे अगर आप चैलेंज नहीं करते, यहाँ तक कि फैमिली के अंदर भी यहाँ पे पावर डायनामिक्स इतने हैं, खासतौर पे ख्वातीन के हवाले से,
Every relationship is stamped with power. And if you cannot change micro level relations, if you cannot change the everyday experience of people, then changing or capturing the state is not going to be enough. वो आपको एक नए जाबर में बना देगा. आप साइकिल का हिस्सा बनोगे, आप साइकिल से तोड़ो, आप साइकिल को तोड़ नहीं सकोगे. So this is his idea of a capillary form of power, which is spreads. Capillary से बड़ा जिसका मैंने कहा veins में जो होती हैं, और it spreads across the body. So system के spread में आपको उसकी उसकी पावर को देखना है और उसको confront करना है. लास्ट जो बात वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है वो है आपका आइडिया ऑफ रीजन. अब ये क्या है? इन्हीं से अगर आप ले लें, डिकार्ट एक फिलोसफर थे और उसी टाइम से ये बात बहुत ज़्यादा हुई कि एनलाइटमेंट का मतलब है कि हम अपने माइंड से इंडिपेंडेंटली चीज़ों को सोचें. और ये चीज़ जो है ये आपको अगेन हेगल में भी मिलेगी, रूसो में मिलेगी, कांट में. यू नो, आवर एबिलिटी टू थिंक, आवर एबिलिटी टू इमेजिन, engage with the world as free people. एक आजाद अपनी सोच, जिसे कहते हैं अपनी सोच से आप खुद फैसले करो. अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो उस जमाने में से कहते थे मैन इज फाइनली फ्री, मैन कैन फाइनली थिंक. अब हमें ह्यूमन कहना चाहिए. सो अगर आप इसका ह्यूमन का की एक आजाद सोच के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर तो आपको ठीक है लगेगा कि हम चीज़ों को बड़ा ट्रांसपेरेंटली देख रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं, उसको हम अपना फैसला कर सकते हैं. लेकिन फूको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ले आता है. वो कहता है कि यार, व्हाट इफ दिस ह्यूमन दैट वी आर सेइंग इज फाइनली फ्री, व्हाट इफ दिस ह्यूमन इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर. यानी ये जो हम कह रहे हैं कि आजाद इंसान तश्कील हुआ है, वो क्या, अगर हम कहें कि वो ऐसे माशरे में पैदा हुआ है, ऐसे माशरे में बड़ा हुआ है जिसका जो बुनियादी लॉजिक है वो जेल का लॉजिक है, जिसका बुनियादी और वो जेल का जो लॉजिक है वो सिर्फ जेल में नहीं है, वो यूनिवर्सिटियों में भी है, वो फैमिली में भी है, वो स्कूल में भी है, वो आपके सिविल अदारों में भी है, मिलिट्री अदारों में भी है, हर फैक्ट्री के अंदर है, हर काम की जगह पे है. यानी जो मैन या ह्यूमन प्रोड्यूस हो रहा है, one who claims to be free, is actually already a product of power. It's an effect of power. तो फिर मैं कितना को आजाद हो सकता हूं अगर मेरे जो ख्वाहिशात हैं, एहसासात हैं, जज्बात हैं, मेरे ख्वाब हैं, वो मेरे हैं ही नहीं, किसी और के. मेरे जिस्म पे, मेरे जहन पे जो ताकत है वो अपने आप को इस तरह से उसने स्टैम्प कर दिया है that even when I think I'm free, I'm actually repeating power. जैसे फ्रॉइड कहता था रिपीटिंग ट्रॉमा, मैं अपने ट्रॉमास को रिपीट कर, मुझे लगता है कि मैं आजाद हूं, लेकिन हकीकतन मैं इसी सिस्टम के अंदर कैद हूं. और जब जब मुझे आजादी की बात करता हूं, जब जब सिस्टम से टूटने की बात करता हूं, मैं इसी सिस्टम को रिप्रोड्यूस कर रहा हूं. सो इन दैट सेंस अगेन आई थिंक हमारे यहाँ भी जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं सिस्टम को चेंज करने की, इवेंचुअली वो वापस उस सर्कल में आ जाती है. एंड दिस इज व्हाट Foucault meant by repetition. You know, एक सर्कल है. और यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट जो आतिका बात कर रही थी, नॉलेज और पावर का बहुत आ जाता है क्लियर. कि मैं जब लगता है, मुझे लगता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, नॉलेजेबल हूँ, मेरी नॉलेज, मैं अपनी नॉलेज के जरिए दुनिया को समझ रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ और दुनिया जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ. तो वो कह रहा है कि नहीं भाई, आप सब्जेक्ट नहीं है, आप भी ऑब्जेक्ट हैं नॉलेज के. स्कूलों में सिर्फ आपको पढ़ाया नहीं गया, सिर्फ आपकी जहन साजी नहीं की गई, आपके ऊपर भी पढ़ा गया है, आप जैसे और पे भी पढ़ा गया है कि इनको कैसे एक
अच्छा शहरी बनाना है, जो भी उसका मतलब। आप हम एक ऐसे सिस्टम के अंदर आए हैं जिसने आपको ऑब्जेक्ट के तौर पे सारी जिंदगी ट्रीट किया है, सब्जेक्ट के तौर पे नहीं। उस सारी फैक्ट्री से निकल के अब आप कहते हो कि यार मैं आजाद हूं, मैं दुनिया के ऊपर अब सोचूंगा, आपकी सोच भी आपकी पूरी तरह से नहीं। दैट इज द डार्क साइड ऑफ फूको, जो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी लेकर आती है जब आप पढ़ते हो कि यार मैं अपने आप को इतना हीरो समझता था और हकीकतन जो है वो हम बहुत ज्यादा एक एक सर्कल के अंदर फंसे हुए हैं। सो दैट इज द फंडामेंटल आर्किटेक्चर ऑफ फूको इन दिस बुक। क्योंकि आज मैं सिर्फ डिसिप्लिन पनिश तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज उनकी और बहुत ज़्यादा किताबें हैं, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी है, आर्कियोलॉजी ऑफ पावर है। तो आप लोग ज़रूर इस किताब को भी पढ़ें, बाकियों को भी पढ़ें। लेकिन जाने से पहले मैं थोड़ा सा ये बात करना चाहूँगा कि अब हम आज के दौर में इसको किस तरह से सोचें, फूको के काम को एज एन ऑल्टरनेटिव। क्या फूको ये कह रहा है कि अब किसी भी किस्म का चेंज जो है वो मुमकिन नहीं है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि फूको ये कह रहा है। मेरा जाती ख्याल है कि वो ये नहीं कह रहा, और अक्सर अब बहुत सारे मार्क्सिस्ट उसके साथ इंगेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार वो हमारे पे जो तनकीद कर रहा था वो बहुत हद तक ठीक तनकीद कर रहा था। ये बहुत सिंपलिस्टिक बात है कि बस हुकूमत में आ जाएं तो हर चीज ठीक हो जाएगी, जिस तरह ये खान साहब कहते हैं। जब तक आप अपनी बुनियादी कदरों को नहीं बदलेंगे, जिसके अंदर इंसान को आप सिर्फ इसलिए इस्तेमाल इस इंसान को आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि यार इसकी यूटिलिटी क्या है, और इंसान को सिर्फ इसलिए स्टडी करना आप नहीं पसंद करेंगे कि यार इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना इसे काम ले सकते हैं, तब तक आप इस सिस्टम से निकल नहीं सकेंगे। इन अदर वर्ड्स, वी नीड not just a rethinking of politics, we also need a rethinking of our value structure. ये पहली बात। दूसरी चीज, ये काफी नहीं है कह देना कि हम सब बराबर हैं और अब आजाद हैं। वो अमेरिका भी कहता है, सोवियत यूनियन भी कहता है, वो एक तरह कुछ अपने अंदाज में हिटलर भी कह देता होता था। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक नई तरह की बराबरी। You need a new practice of equality in which the hierarchies, ये जो तफरीक है, जो सिस्टम हर जगह हमारे अंदर डाल रहा है, उसको हम चैलेंज करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, और वो कोई इसका एक इंटरव्यू है डिलर्स के साथ, बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू है, वो आप लोग जरूर देखें, बड़ा सिंपल सा है। उसमें ये लोग लिखते कभी कभी ज्यादा मुश्किल हैं कि आइडियाज सिंपल होते हैं, लेकिन ये अच्छे राइटर्स नहीं। तो इंटरव्यूज में ये ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनका ज्यादा आसानी से बात ये कर लेते हैं। तो उसमें बड़ा अच्छा ये बात करता है, कहता है कि यार जब भी कोई भी जो स्टूडेंट है वो किसी सिक्योरिटी गार्ड को या किसी टीचर को कहता है कि यार आपने मेरे साथ ये किया, लेकिन क्यों किया, या एक बीवी एक अब्यूसिव हस्बैंड को या डोमिनेटिंग हस्बैंड को कहती है क्यों आपने किया, या एक एक वर्कर एक बॉस को कहता है, या एक किसान एक जागीरदार को कहता है, या कोई भी शख्स पुलिस को कहता है, मिलिट्री को कहता है, या किसी भी ताकतवर ग्रुप से सवाल करता है, that person is not just asking a question to that individual, she's asking a question to the entire system. The entire system is being challenged. और कहते हैं जो माइक्रो लेवल की रेजिस्टेंसेस हैं, घरों के अंदर, शादियों के अंदर, मीडिया के अंदर, सड़कों के ऊपर, फैक्ट्री, ये सारी की सारी जो हैं, ये बहुत अहम है अगर आप कोई तब्दीली लेकर आना चाहते हो। जिसका मतलब ये भी है, मिसाल के तौर पे अगर मैं लेफ्ट के हवाले से बात करूं, कि किसी एक मीटिंग के अंदर ये देखना कि कौन है जो ज्यादा बोल रहा है, कौन है जो कम बोल रहा है, जो नहीं बोलते मीटिंग में उन्हें इंकरेज करना, खसूसन अगर वो ख्वातीन हैं या कोई माइनॉरिटी से है। सो
یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ آپ کے لارجر پالیٹکس کو بہت افیکٹ کرتی ہیں. سو دیز کہتے ہیں مائکرو ریزسٹنسز are very important if you have to actually fight the capillary form of power, کیونکہ مائکرو پاور ہے, مائکرو فزکس آف پاور ہے جو ہمارے روزمرہ کی ریلیشن شپس میں ہے. تو لوگوں سے اچھی طرح ملنا, لوگوں کی بات سننا, لوگوں کو موقع دینا, اپنے ارد گرد برابری پریکٹس کرنا, that is part of this resistance. اور تیسری اور آخری چیز کہ وہ کہتا کہ ہمارا جو آئیڈیا آف ٹائم اینڈ اسپیس ہے وہ بھی اس ساری اس سارے سسٹم نے بہت زیادہ جو محدود کر کے رکھ دیا. جاگیردار اوپر بیٹھے گا, جو آپ کا پولیس والا ہے وہ اس کو دیکھ کے لوگ ڈر جائیں گے, غریب آدمی جو ہے کچھ علاقوں میں نہیں جائے گا, گھبرائے گا. یہ جو اور ساتھ ہی ساتھ یہ اسپیس کی بات ہوگی, اور جو ٹائم کا ہمارا آئیڈیا ہے کہ بس وہی چیز ٹھیک اچھی ہے جس میں پروگریس ہو, پروگریس, اور پروگریس کا آئیڈیا ہے کہ چند لوگ پر پیسہ آ جائے. جیسے بھی آپ دیکھیں سندھ کے اندر وہ آئلینڈ بیچ رہے ہیں, اس میں ماہگیر تباہ ہو رہے ہیں, لیکن وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے اس پروگریس کے بیانیے میں. پروگریس تو یہ ہے کہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں آئیں گی اور وہ خریدیں گی آئلینڈ اور ترقی ہوگی. یا اب یہ جو ریور راوی والا کر رہے ہیں فرنٹ کو, جو پورا ایک نیا شہر بنا رہے ہیں, ہزاروں لوگ ادھر رہتے ہیں, ان کو نکال کے باہر کر رہے ہیں, لیکن ترقی ہے, ڈیولپمنٹ ہے, پروگریس ہے. تو ہمارا جو آئیڈیا ہے ڈیولپمنٹ کا, جو ٹائم کا کہ آگے کون ہوتا ہے, بیکورڈ کون ہوتا ہے, فارورڈ کیا ہوتا ہے, وہ بھی سسٹم نے سارا یوٹیلیٹی کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کی فائنینشیل یوٹیلیٹی اس زمین کی کتنی ہے. اس سے نہیں جوڑا کہ کیا اس زمین کو کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں کس کس کو نقصان ہوگا اس ترقی سے. In other words, we have to think of time and space not in terms of surveillance and exploitation. We have to think of time and space in terms of equality and justice. What is an equal way of sitting together? What is an equal way of conducting a meeting? What is an equal way of doing a protest? How do you practice equality? And what kind of development will be a just development? What kind of reforms will lead to justice? What kind of uh, measures, what kinds of architecture, what kinds of art will ensure people get justice. So that's the challenge. جو چیلنج فوکو دیتا ہے, جو ہم اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے ہم سب کو, وہ یہ ہے کہ کیا اس کے باوجود کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بہتر شہری ہیں, انقلابی ہیں, یہ ساری باتیں, کیا پھر بھی لاشعوری طور پہ ہم اسی سسٹم کو تو نہیں مضبوط کرے جس کے خلاف ہمیں نفرت ہے اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس سے لڑنا چاہتے ہیں. So it is both an understanding of our relationship to the world and a call to introspect, اپنے اندر جھانکنا اور دنیا کو بہتر طریقے سے اسٹڈی کرنا, اور اس رشتے کو جو ہمارا اور دنیا کا ہے اس کو ری تھنک کرنا. دس از واٹ فوکو وانٹس us to do. باقی اس کی پالیٹکس جو ہے کیسی ہے, کیا نہیں ہے, we can discuss that at some other point, but I think this is the big challenge that is there. So I'll have to end it here. Next week ہم سنڈے کو واپس آ جائیں گے اپنے ریگولر ٹائم پہ, and we are doing I believe جوڈتھ بٹلر, بہت امپورٹنٹ فیمنسٹ تھنکر ہیں, ان کو ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ مل کے اسٹڈی کریں گے. اوکے ایوری ون, تھینک یو سو مچ, اینڈ اپنا بہت بہت خیال رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ماسک پہنیں, کووڈ سے بچیں, اور I'll see you next week. خدا حافظ, ٹیک کیئر.